26 अप्रैल 1986 रात 1 बजे के करीब सोवियत यूनियन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ जो हिरोशिमा पे गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 400 गुना ज्यादा खतरनाक था। ये डिजास्टर इतना ज्यादा खतरनाक था कि सोवियत यूनियन को उस एरिया से हजारों लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। लेकिन वो क्या वजह थी जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ? रिएक्टर की डिजाइनिंग के अंदर वो कौन सी गलती थी जो तारीख की सबसे बड़ी गलती बन गई और ये डिजास्टर दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर बन गया? और वो 3 लोग कौन थे जिनकी वजह से यूरोप में रहने वाले हर इंसान का क्रेडिट उनको जाता है? आइए आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोवियत यूनियन के अंडर चेर्नोबिल पावर प्लांट यूक्रेन के कैपिटल कीव के नॉर्थ में 130 किलोमीटर दूर बनाया गया था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। ये पावर प्लांट 4 टाइप RBM के 1000 रिएक्टर से मिलकर बना था, जिसमें से रिएक्टर नंबर 1 और 2 1970 से लेकर 1977 में कंप्लीट हो चुके थे और रिएक्टर नंबर 3 एंड 4 1983 में कंप्लीट हुए थे। इन रिएक्टर्स का काम बेसिकली बिजली जनरेट करना था और हर रिएक्टर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था और ये 4 रिएक्टर मिलके 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। पॉइंट पे आने से पहले ये समझते हैं कि रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके पानी को स्टीम यानी भाप में चेंज किया जाता है और फिर ये स्टीम टरबाइंस को घुमाती है जिसकी वजह से टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सेम उसी तरह से जैसे बहता हुआ पानी टरबाइंस को घुमाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और विंड एनर्जी के केस में चलती हुई हवा टरबाइंस को घुमाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन रिएक्टर्स में बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती थी जिसकी वजह से इनको ठंडा रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए वाटर पंप लगाए गए थे जो एज अ कूलेंट काम करते थे। लेकिन यहाँ पे शर्त ये थी कि ये वाटर पंप्स हर वक्त चलते रहने चाहिए ताकि रिएक्टर्स को ठंडा रखें और बिजली प्रोड्यूस होती रहे। लेकिन तब क्या होगा जब लाइट चली जाएगी या किसी वजह से पावर सप्लाई कट हो जाएगी? चेर्नोबिल पावर प्लांट में इस चीज का भी सोल्यूशन था क्योंकि उन लोगों ने जनरेटर रखे हुए थे जो कि इस तरह की सिचुएशंस में उन वाटर पंप्स को चलाएंगे और रिएक्शंस होता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि इन जनरेटर्स को चलाने में कम से कम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स लगते थे और इसके लिए कोई ना कोई पावर सोर्स चाहिए था जो इन 60 सेकेंड्स के लिए उन वाटर पंप्स को चलाता रहे। यहाँ पे रिएक्टर डिजाइन करने वालों ने कहा कि ये पावर सोर्स रिएक्टर से ही आ सकती है। उनके मुताबिक जब रिएक्टर शटडाउन होगा तो उसमें कम से कम इतनी स्टीम मौजूद होगी जो टरबाइंस को चला सके और इतनी बिजली जनरेट कर सके जब तक जनरेटर स्टार्ट नहीं होते। 26 अप्रैल 1986 को रिएक्टर नंबर 4 पे यही चीज चेक होनी थी कि क्या इतनी स्टीम जनरेट होती है जो वाटर पंप्स को 1 मिनट के लिए चला सके। इससे 1 साल पहले 1985 में भी रिएक्टर नंबर 4 पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कभी रिएक्टर नंबर 4 पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस दफा न्यू वोल्टेज रेगुलेटर्स बनाए गए थे जिनको टेस्ट करना था। 25 अप्रैल 1986 को 11:10 पे वहाँ पे मौजूद क्रू मेंबर्स रिएक्टर शटडाउन होने से पहले इस चीज की तैयारी कर रहे थे। बेसिकली ये रिएक्टर 3 पार्ट से मिलके बना होता है जिसमें फ्यूल रोड्स, कंट्रोल रोड्स और मॉडरेटर होते हैं। फ्यूल रोड बेसिकली वो फ्यूल होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए। इसमें यूरेनियम 235 था जिसपे जब न्यूट्रॉन्स गिराए जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है और इस रिएक्शन की वजह से 3 मजीद न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं जो आगे रिएक्शंस को चलाते हैं और इस तरह से ये एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बन जाता है। इसका सेकंड पार्ट कंट्रोल रोड्स होते हैं। ये ऐसे रोड्स होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर तीसरा एलिमेंट मॉडरेटर का होता है। ये ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो ग्रेफाइट के बने होते हैं और ये रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद पॉइंट पे वापस आते हैं कि जब वहाँ पे मौजूद क्रू मेंबर्स टेस्ट की तैयारी कर रहे थे उस वक्त रिएक्टर नंबर 4 में 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। वहाँ के क्रू मेंबर्स को काम दिया गया कि इसको 700 मेगावाट तक लाया जाए। क्योंकि कंट्रोल रोड्स जो थे वो रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए यूज किए जाते थे तो उन वर्कर्स ने कंट्रोल रोड्स को ब्लॉक्स के अंदर डालना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही स्लो हो गया। यहाँ पे ये 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। पहले तो वहाँ पे मौजूद वर्कर्स को समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे मौजूद शिफ्ट इंचार्ज एनाटोली डियाटलव ने ऑर्डर दिया कंट्रोल रोड्स को बाहर निकालो। कुछ कंट्रोल रोड्स बाहर निकाले गए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी 200 मेगावाट से ज्यादा नहीं हुई। मजीद कंट्रोल रोड्स को बाहर निकाला गया यहाँ तक कि 211 कंट्रोल रोड में से सिर्फ 8 कंट्रोल रोड्स ऐसी थी जो रिएक्टर के अंदर थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन 700 मेगावाट से कहीं ज्यादा ऊपर चली गई। ये चीज सेफ्टी रूल्स के भी अगेंस्ट थी क्योंकि जिन्होंने रिएक्टर बनाया था उन्होंने रूल्स में लिखा था किसी भी सूरत में 15 कंट्रोल रोड से कम न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे तो सिर्फ 8 कंट्रोल रोड्स अंदर थी। अब रिएक्शन को दोबारा से नीचे लाना था जिसके लिए कंट्रोल रोड्स को दोबारा से न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला गया। अब आप यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि कंट्रोल रोड्स
रोड्स को अंदर डालने से रिएक्शन स्लो हुआ होगा, और वैसे भी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही करना बेहतर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे रिएक्टर के डिजाइन के अंदर एक छोटी सी गलती ऐसी थी जिसका वहाँ पे मौजूद वर्कर्स को भी आइडिया नहीं था। असल में ये कंट्रोल रोड्स बोरोन कार्बाइड के बने हुए थे, जो कि न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर अच्छी तरह से जज़ब कर लेता है, रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट ये था कि इनकी जो टिप थी वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी। इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए जैसे ही बहुत ज्यादा कंट्रोल रोड्स को अंदर डाला तो उन पे मौजूद ग्रेफाइट पहले से तेज चलने वाले रिएक्शन को मजीद स्पीड अप कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्टर नंबर 4 में शॉक वेव्स प्रोड्यूस होने लगी और एकदम से इतना बड़ा धमाका हुआ कि रिएक्टर के ऊपर मौजूद लिड हवा में उड़ गई और वहाँ पे मौजूद बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में बिखर गया। उनमें से 2 लोग तो उसी वक्त मारे गए, लेकिन जो वर्कर्स बच गए, जब वो वर्कर्स अपने घर पहुंचे तो उन्हें वो सारी सिम्टम्स शो होने लगे जो कि एक ऐसे पर्सन को शो होती हैं जिसको बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर मिला हो। और इन रेडिएशंस का जितना ज्यादा एक्सपोजर होता है, जान जाने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे लगी आग तो 10 दिन बाद बुझा दी गई, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी और इससे खतरा ये था कि कहीं ये हीट रिएक्टर के नीचे मौजूद वाटर टैंक को स्टीम में न चेंज कर दे, क्योंकि अगर वो वाटर टैंक का सारा पानी स्टीम में चेंज हो जाता तो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो सकता था, क्योंकि स्टीम यानी गैस पार्टिकल्स को ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और उस वाटर टैंक में इतनी स्पेस नहीं थी। अब यहाँ पे टास्क ये था कि कोई भी उस वाटर टैंक के अंदर जाए और वहाँ पे मौजूद वाटर नल को खोल दे ताकि वो सारा पानी नीचे चला जाए। इनिशियल में वहाँ पे जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस पानी में रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद था और वहाँ पे जाना सीधा सीधा मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन फिर 3 पर्सन एक्साई एनानिको, वैलेरी बेज पॉलव, बोरिस बारानोव, ये 3 लोग थे जो उस पानी में जाने के लिए तैयार हो गए। 4 मई 1986 को ये 3 लोग सिंपल डाइविंग इक्विपमेंट लेके उस पानी में चले गए और ये काम सर अंजाम दिया, जिसके बाद इन 3 लोगों को हीरो माना गया, क्योंकि आज यूरोप में रहने वाले हर पर्सन का क्रेडिट इन लोगों को जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये वाला एक्सप्लोजन हो जाता तो इससे इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में बिखर जाना था जिससे 5 लाख सालों के लिए यूरोप पे कोई नहीं रह सकता था। इस डिजास्टर की वजह से पैदा होने वाले मलबे को कवर अप करने के लिए सार्कोफेगस एक स्ट्रक्चर बनाया गया, क्योंकि इन्वायरमेंट में फैलने वाली ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सार्कोफेगस इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाया गया था। इसके बाद फुटेजेस में नजर आने वाला ये डूम शेप का एक स्ट्रक्चर सार्कोफेगस के ऊपर बनाया गया ताकि इन रेडिएशंस को लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल किया जा सके। इस डिजास्टर की वजह से सोवियत यूनियन को वहां से हजारों लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। इस रेडियो एक्टिव मटेरियल ने वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान किया, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कैंसर हुए। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो डस्ट था वो वहाँ पे मौजूद ग्रास पे पड़ा। वहाँ पे जब काउज ने इन ग्रास को खाया तो उनके दूध में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ज्यादा मिकदार पाई गई और जब ये दूध बच्चों ने पिया तो उनको थायराइड कैंसर हुए। दोस्तों, यूक्रेन में मौजूद आपने रेड फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, ये भी इसी रेडियो एक्टिव डस्ट की वजह से हुआ था। वह कुछ यूं कि ये जो रेडियो एक्टिव डस्ट था ये वहाँ पे मौजूद ग्रीन ट्रीज पे पड़ा, जिसकी वजह से उनका कलर चेंज होकर रेडिश हो गया। अगर ओवरऑल इस डिजास्टर की वजह से होने वाले नुकसान की बात करें तो सोवियत यूनियन को उस वक्त $235 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि 1986 में बहुत बड़ी अमाउंट थी। आई होप कि आपको हमारे चैनल की ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।